मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे ईरानी राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत और मौत के कई रहस्य। आपको फिर मैं आग्रह करूं कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो मित्रों, आज ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत 19 मई को जो हुआ, और कल जो ईरानी सरकार ने क्लियर कर दिया कि राष्ट्रपति के मौत हो चुका है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अजरबैजान में। तो इसमें दुनिया के मीडिया में हेडलाइंस रहा कल और आज कि ईरानी राष्ट्रपति रईसी के मौत के बारे में कई तरह के शिगुफे और रहस्य के बारे में लिखा। तो ये मौत के रहस्य के बारे में चर्चा करने के पहले मैं ईरान के जो आधुनिक इतिहास है उसके बारे में आपके समक्ष कुछ कहना चाहूँगा। ईरान कई हजारों साल से, पिछले हजारों साल से एक राजतंत्र था। वहाँ जो शाह पहलवी का जो डायनेस्टी है वो लगभग हजारों साल से शासन कर रहा था, ईरान में इस्लाम आने के पहले से। और शाह पहलवी के शासन को आयतुल्ला खुमैनी के द्वारा, इस्लामिक क्रांति के द्वारा 1979 में तख्ता पलट किया गया और ईरान में किंगडम समाप्त हो गया, राजतंत्र समाप्त हो गया और इस्लामिक क्रांति के जरिए इस्लामिक शासन की स्थापना हुई आयतुल्ला खुमैनी के द्वारा। और वहाँ के सुप्रीम लीडर बने आयतुल्ला खुमैनी। 1979 की क्रांति के पहले, मैं इसको और कई बार आप लोगों के समक्ष बता चुका हूं कि 1979 के क्रांति के पहले भी ईरान एक इस्लामिक राष्ट्र था, OIC के मेंबर था, लेकिन शासन व्यवस्था मॉडर्न था, खुला समाज था, वेस्टर्न शिक्षा व्यवस्था थी वहाँ पे। और आज जो क्रांति के बाद जो इस्लामिक शासन आई है उस टाइप के शासन नहीं था, कुछ हद तक सेकुलर मान सकते हैं उसका। और क्रांति के बाद जो इस्लामिक शासन ईरान में स्थापित हुआ उसमें वहाँ एक सुप्रीम लीडर होता है, धार्मिक सुप्रीम लीडर, जो पहले आयतुल्ला खुमैनी थे, उसके बाद उनके लड़के अली खामेनेई बने और अभी 88 साल के उम्र में भी वो सुप्रीम लीडर हैं। और वहाँ के लोकतंत्र की स्थिति के बारे में बता दूं कि कोई भी देश डिक्लेयर्ड इस्लामिक स्टेट होता है तो वहाँ के जितने संवैधानिक पद होते हैं, प्रमुख पद, चाहे मुख्य न्यायाधीश के हो, गवर्नर के हो, मुख्यमंत्री के हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उसमें गैर इस्लामिक लोग उस पद को प्राप्त नहीं कर सकते, इस्लाम के अनुयायी ही प्राप्त कर सकते हैं। आप इसका उदाहरण चाहे पाकिस्तान को देख लें, ईरान को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, टर्की को देख लें, चाहे वो मलेशिया को देख लें। वहाँ के संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण पद होते हैं, उसमें इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति ही बन सकता है। और लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि ईच एंड एवरी पीपुल इज इक्वल, हर व्यक्ति, हर नागरिक समान होता है।
लेकिन यहाँ पे जब इस्लामिक शासन हो जाती है तो ईच एंड एवरी पीपुल इज नॉट इक्वल। जो व्यक्ति इस्लाम के अनुयायी ना हो वो वहां के संवैधानिक प्रमुख पदों को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस्लामिक क्रांति के बाद जो सुप्रीम लीडर जो बनता है वहां पे, वो राष्ट्रपति चुनाव में, वहां के नेशनल असेंबली के चुनाव में, गवर्नर में, मुख्य न्यायाधीश में कौन बनेगा उसका गार्जियन काउंसिल है एक ईरान में। पालक सभा बोल सकते हैं जिसको हिंदी में। गार्जियन काउंसिल का हेड करता है सुप्रीम लीडर, अली खामेनेई अभी उसको हेड करते हैं। वो निर्धारित करता है गार्जियन काउंसिल की कौन नेशनल असेंबली के चुनाव लड़ेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन गवर्नर बनेगा, कौन मुख्य न्यायाधीश बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा। अभी 2021 में चुनाव हुआ जिसमें राष्ट्रपति बने रईसी पूर्ण बहुमत से। तो उसमें 80 लोगों ने आवेदन किया था, राष्ट्रपति के लिए नामांकन किया था, लेकिन गार्जियन काउंसिल ने सिर्फ 6 लोगों को चुनाव लड़ने का योग्य पाया और उसमें रईसी जीते। रईसी जी का इतिहास बता दूं, ये पहले वहां के मुख्य न्यायाधीश थे और ईरान में मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता ये नहीं है कि आप संविधान में और कानून में पारंगत हो। वहां की योग्यता है आप इस्लामिक कानून में पारंगत हो। और मुख्य न्यायाधीश रहे 2021 में राष्ट्रपति बनने के पहले, और मुख्य न्यायाधीश वो थे तो लगभग 5,000 लोगों को मौत की सजा उन्होंने दिया था। वो विवाद, दुनिया में विवाद का कारण बना था और अमेरिका ने उन पे बैन लगाया था। अमेरिका का बैन भी है। ये तो हो गया वहां की संवैधानिक स्थिति। इसके बाद जो अभी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में रईसी का मौत हुआ है उसमें एक तकनीकी पहलू है। रईसी जो अजरबैजान की यात्रा पे गए थे, जो ज्वाइंट योजना था, एक बांध का निर्माण हुआ है अजरबैजान और ईरान के दोनों राष्ट्रों के संयुक्त रूप से एक डैम बना है नदी में, उसके उद्घाटन करने के लिए गए थे जिसमें विदेश मंत्री भी थे और माने वहाँ के सेना के दूसरी पंक्ति के अधिकारी थे और कई महत्वपूर्ण व्यक्ति जो 9 लोग थे जिनका डेथ हो गया। अजरबैजान के एक प्रांत के गवर्नर थे। तो इनके जो दुर्घटना में मौत हुआ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, उसमें एक तकनीकी पहलू है कि शाह पहलवी के समय जो 77-78 में हेलीकॉप्टर अमेरिका से खरीदा गया था और अमेरिका द्वारा पिछले 15 साल से जो ईरान पे बैन लगाया गया है, तो उस हेलीकॉप्टर के पार्ट्स भी नहीं मिल रहा है उनको। उस हेलीकॉप्टर को आज से 45 साल पहले, 50 साल पहले जो खरीदा गया था, अभी भी ईरान के सेना भी और वहाँ के राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर सब उपयोग में लाते हैं उसको। कितना दुर्भाग्य की बात है कि आज दुनिया के मीडिया बता रहा है कि आर्म प्रोडक्ट में, हथियार निर्माण में ईरान बहुत आगे बढ़ गया है, ड्रोन बना रहा है, लेकिन उनके पास आज से 50 साल पहले का हेलीकॉप्टर जिसका यूज कर रहे थे और जिसके हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अभी रईसी का मौत हुआ। एक तो तकनीकी पहलू है, इसको आप देखेंगे तो दुनिया के मीडिया में ये चर्चा है कि क्या इसमें अमेरिका का हाथ है, क्या इसमें इजराइल के मोसाद का हाथ है। लेकिन तकनीकी पहलू को देखेंगे तो एक दुर्घटना माना जा सकता है और हो भी सकता है, अभी जांच चल रही है। दूसरी पहलू वहां जो इंटरनल राजनीतिक रसाकसी चल रहा है, ये
पहले जो मुख्य न्यायाधीश बने और फिर राष्ट्रपति बने रईसी, और इस्लाम के प्रमुख जानकार भी रहे हैं, इस्लामिक क्रांति में भी भाग लिया था इन्होंने छात्र जीवन में। तो इसमें महत्वपूर्ण अभी चर्चा चल रहा था ईरान में पिछले 3 साल से कि अली खामेनेई के जगह ये रईसी वहां के सुप्रीम लीडर बन सकते हैं, और इसकी संभावना भी थी। वहां के जो मौलाना मौलवी हैं वो लोग भी खामेनेई के बाद इनको सर्वोच्च सुप्रीम लीडर के रूप में स्वीकार कर रहे थे और बनने की संभावना थी। इससे खामेनेई के जो लड़के हैं मोज्तबा इससे नाराज थे। मोज्तबा चाहते हैं कि वो खुद सुप्रीम लीडर बने ईरान के, और वो राष्ट्रपति के भी चुनाव लड़ना चाहते थे। अभी जो चुनाव होने वाला था 2 साल बाद, उसमें राष्ट्रपति के भी चुनाव लड़ना चाहते थे। तो इसमें एक इंटरनल पॉलिटिक्स का भी एक एंगल है, और हो भी सकता है कि सुप्रीम लीडर 1979 के क्रांति के बाद आयतुल्ला खुमैनी, फिर उसके लड़के अली खामेनेई, फिर मोज्तबा बनना चाहते थे। और देखिए, एक महत्वपूर्ण पहलू है, मैं कई वीडियो में इस चीज को बताया हूं कि ईरान में जो क्रांति हुई तो आयतुल्ला खुमैनी ने राजशाही को, किंगडम को गैर इस्लामिक बताया। वहां के शासन व्यवस्था, एजुकेशन को गैर इस्लामिक बताया, और उन्होंने ये तक कहा कि इस्लामिक शासन में राजा के, किंग के कोई भूमिका नहीं होता है। इस्लामिक शासन में धार्मिक प्रमुख होना चाहिए राष्ट्र के, और उस व्यवस्था को उन्होंने अडॉप्ट किया और सुप्रीम लीडर बने। तो एक इंटरनल पॉलिटिक्स का पहलू हो गया, और हो भी सकता है ईरान में डेमोक्रेसी तो है नहीं, वहां तो इस्लामिक शासन है और सेमी डेमोक्रेसी है, अर्ध लोकतंत्र है। क्योंकि कौन व्यक्ति संवैधानिक प्रमुख पद में जाएगा, कौन चुनाव लड़ेगा, ये गार्जियन काउंसिल डिसाइड करती है, जो अलोकतांत्रिक है। वहां का जो सुप्रीम लीडर है उसका कुछ चुनाव होता नहीं है। वो तो आयतुल्ला खुमैनी बने, फिर अपना उत्तराधिकारी अली खामेनेई को बनाया, और हो सकता है कि अली खामेनेई अपने लड़के को, मोज्तबा को बना दे। और इनका रईसी का सुप्रीम लीडर बनने की संभावना थी, चल रही थी, सेना भी इसके लिए तैयार था। तो एक तो इंटरनल पहलू हो गया, दूसरा तकनीकी पहलू हो गया। लेकिन एक और चर्चा है कि ईरान और भारत के संबंध बहुत मजबूत हुए थे, और चारबाग जो पोर्ट है जो ईरान में है, उसको अभी भारत को 10 साल के पट्टे पे दिया था, और हर 10 साल में वो रिन्यूअल होना है पूर्ण रूप से नियंत्रण और संचालन के लिए। तो इनमें इनका महत्वपूर्ण भूमिका था, और भारत के ये बहुत मित्र थे हैं। और ईरान के कोई भी राष्ट्रपति बनेगा तो उनकी नेशनल ये जो रिक्वायरमेंट है और भारत की राष्ट्र की आवश्यकता है, तो मित्र रहेगा। क्योंकि अमेरिका से संबंध खराब है, पश्चिमी राष्ट्रों से संबंध खराब है, तो यहाँ एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति भारत है, और भारत से संबंध ईरान को बनाना पड़ेगा। और प्रतिबंध लगने से पहले, अमेरिकी प्रतिबंध लगने से पहले, भारत ईरान के नेचुरल गैस और पेट्रोलियम पदार्थ के सबसे बड़े इंपोर्टर था, आयातक था, और भारत से अनाज भी एक्सपोर्ट होता था। तो इसमें इसको ये नहीं मान सकते कि हम
रईसी के समय संबंध अच्छे रहे, भारत से संबंध अच्छे रहे हैं। उसमें कुछ पहलू ऐसे हैं जो यहाँ मीडिया में चर्चा नहीं होता है, लेकिन ईरानी क्रांति के बाद अमेरिका के बारे में, पश्चिमी राष्ट्रों के बारे में, खासकर इजराइल के बारे में जो ईरानी सरकार की पॉलिसी है, उसके बारे में भारत को भी सोचना पड़ेगा। एक पहलू ये है कि दुनिया के अभी जो महत्वपूर्ण टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हमास हो, चाहे हूती हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, सबको प्रत्यक्ष रूप से ईरान सपोर्ट कर रहा है। और ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान की क्लियर पॉलिसी है जो इजराइल के अस्तित्व को अरब क्षेत्र में स्वीकार नहीं करता है। क्लियर डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि हम यहां इजराइल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। उनका पॉलिसी है कि इजराइल नामक यहूदी राष्ट्र अरब में या इस्लामिक जगत में के बीच में नहीं होनी चाहिए। तो ये पॉलिसी तो चल नहीं सकती। पॉलिसी ये होनी चाहिए कि टू स्टेट थ्योरी है, जिसमें इजराइल भी सहमत था, अभी तो फिलहाल नहीं है, अमेरिका भी सहमत था, पश्चिमी राष्ट्र भी सहमत थे, मिस्र भी सहमत था। उसी के आधार पे पीसफुल सॉल्यूशन हो सकता है, ना कि ईरान के जो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है और इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ओपन सपोर्ट कर रहा है। इसके बारे में भी भारत को अभी नहीं तो भविष्य में रिव्यू करना पड़ेगा और स्पष्ट नीति निर्धारण करना पड़ेगा। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि रईसी के मौत में कई रहस्य तो हैं, लेकिन उनके इंटरनल पॉलिटिक्स भी है, जिसमें सर्वोच्च पद की प्रतिद्वंदिता भी है, टेक्निकल पहलू भी है, जो अमेरिका निर्मित बेल हेलीकॉप्टर जो 50 साल पहले खरीदा गया था, जिसके पार्ट्स भी नहीं है ईरान के पास, उसमें रईसी की यात्रा करना, और हो सकता है कि कुछ साजिश भी हो, ये तो जांच के बाद पता लगेगा। तो आज मेरा चर्चा करने के उद्देश्य ये था कि रईसी के मौत के कई रहस्य हैं जो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये एक्सीडेंट से मौत था या उनके मौत के कारण कोई विदेशी ताकत है। तो आप सबको धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।